गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने वाले तत्व। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक गतिशील विषय है। इसका स्वरूप अनवरत रूप से बदलता जा रहा है। सन 1945 के बाद इसके अध्ययन के संबंध में वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत करने की दिशा में कुछ सराहनीय प्रयास हुए हैं। इन प्रयासों को देखने से ऐसा लगता है कि शायद जल्दी ही हम कुछ ऐसे सामान्य सिद्धांतों का पता लगाने में सफल हो सकेंगे जिनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रत्येक पक्ष को भली भांति समझा जा सके। डॉक्टर महेंद्र कुमार के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक हो गया है और इस अध्ययन की पद्धति में अब अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गए हैं। ये परिवर्तन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जीवन में कई तरह के नए तत्वों के उदय के परिणाम से हुए हैं। इन नए तत्वों में टेक्नोलॉजी का विकास, उपनिवेशवाद का बढ़ता हुआ उन्मूलन, नए राष्ट्रों का उदय और नए अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का प्रकटीकरण प्रमुख स्थान रखते हैं। परंतु इन सबसे बढ़कर महत्वपूर्ण तत्व है अंतर्राष्ट्रीय मामलों के ज्ञान में एक सैद्धांतिक एकरूपता ढूंढने की जिज्ञासा। संक्षेप में समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंध को प्रभावित करने वाले कतिपय प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं। पहला, राज्यों की संख्या में वृद्धि। आज राज्य अंतर्राष्ट्रीय संबंध के पात्र हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व अधिकांश राज्य साम्राज्यवादी शक्तियों के शिकंजे में बंधे हुए थे और इस कारण से राज्यों की संख्या कम थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में राज्यों की संख्या पहले से अब बहुत बढ़ गई है। एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के महाद्वीपों में राज्यों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। सन 1945 में जहां संयुक्त राष्ट्र संघ के 51 सदस्य राज्य थे, वहां आज सदस्य राज्यों की संख्या 193 हो गई है। नए प्रभुत्व संपन्न राज्यों के उदय से अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध को कुछ गिनी चुनी और जानी पहचानी राजनीतिक इकाइयों के बीच होने वाले घटना चक्र के रूप में नहीं देखा जा सकता है। इन नवोदित राज्यों की अपनी आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक समस्याएं हैं। अब इन राज्यों की समस्याओं की उपेक्षा करके अंतर्राष्ट्रीय संबंध को नहीं समझा जा सकता। दूसरा बिंदु है यूरोपीय राजनीति से अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं राजनीति का अभ्युदय। प्रथम विश्व युद्ध तक विश्व इतिहास को बुनियादी तौर से यूरोप के इतिहास के रूप में देखा जाता था और विश्व के अन्य भागों जैसे एशिया और अफ्रीका के इतिहास को यूरोपीय शक्तियों के मामलों की शाखा मात्र समझ लिया जाता था। विश्व के अधिकांश देश यूरोपीय शक्तियों के साम्राज्य के अंग थे। उपनिवेशों के जल्दी जल्दी स्वतंत्र होने से एशिया और अफ्रीका के राज्यों ने भी विश्व संबंध में हिस्सा लेना प्रारंभ किया। एशिया एशिया वालों के लिए और अफ्रीका अफ्रीकियों के लिए जैसे नारे प्रचलित हुए। अब साम्राज्यवादी यूरोपीय देश एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों के देशों के हितों के एकमात्र संरक्षक नहीं रह गए हैं। पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं राजनीति यूरोपीय संबंध का पर्यायवाची थी, क्योंकि सक्रिय हिस्सा लेने वाले अधिकांश पात्र यूरोपीय महाद्वीप से संबंधित थे। अब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अधिकतर राज्य राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बन गए हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंध वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय हो चुके हैं। तीसरा बिंदु है हमारा विदेश नीति का लोकतांत्रिकरण। विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का केंद्र बिंदु है। पूर्व में विदेश नीति का निर्माण एवं संचालन एक छोटा सा शासक वर्ग करता था। अधिकांश देशों में राजाओं का शासन था और राजा के इर्द गिर्द रहने वाला अभिजात्य वर्ग ही विदेश नीति संबंधी निर्णय ले लेता था। जनसंपर्क के साधनों के अभाव में लोकमत विकसित नहीं हो पाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं वाले देशों की संख्या अनवरत रूप से बढ़ने लगी। जनसंपर्क और प्रचार के साधनों जैसे समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न आदि का प्रयोग बढ़ने लगा। अब विदेशी मामलों के में आम आदमी की बात पहले से अधिक सुनी जाने लगी
विदेश नीति पर सभी देशों में संसद और विधानमंडलों में बहस होने लगी है। हम सभी जानते हैं कि 1963 में भारत सरकार भारत में वॉइस ऑफ अमेरिका को एक ट्रांसमीटर लगवाने की स्वीकृति देने के लिए लगभग तैयार हो गई थी, किंतु भारतीय जनमत के प्रबल विरोध के कारण भारत सरकार को अपनी नीति बदलनी पड़ी। इसी प्रकार सन 1956 में ब्रिटेन ने फ्रांस और इजराइल के साथ मिलकर श्वेत संकट के समय मिस्र पर आक्रमण कर दिया था, किंतु ब्रिटिश लोकमत के विरोध के कारण प्रधानमंत्री ईडन को त्यागपत्र देना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय लोकमत के प्रबल विरोध के कारण ब्रिटेन और फ्रांस को अंतोदगतवा युद्ध बंद करना पड़ा। संक्षेप में अभिप्राय यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं राजनीति अब पहले की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक हो गए हैं। चौथा बिंदु है तकनीकी और प्रौद्योगिकी का विकास। 20वीं शताब्दी को टेक्नोलॉजी एवं प्रौद्योगिकी की शताब्दी कहा जा सकता है। इस सदी के उत्तरार्ध में तो टेक्नोलॉजी का अनवरत रूप से प्रभाव बढ़ता जा रहा है। टेक्नोलॉजी असल में विज्ञान की उपज है। टेक्नोलॉजी ने हथियारों के स्वरूप में परिवर्तन कर दिया है और इसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं राजनीति के स्वरूप को भी बदल डाला है। तकनीकी विकास के कारण प्रथम बार मानव को ऐसी असीम शक्ति प्राप्त हुई जिसका उपयोग वह चरम उन्नति अथवा पूर्ण संहार के लिए एक साथ कर सकता है। परमाणु या नाभिकीय हथियार, जेट विमान, नाभिकीय बम फेंकने वाले प्रक्षेपास्त्र, परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान और पनडुब्बियां, भू उपग्रह अंतरिक्ष स्टेशन, मिसाइल्स आदि तकनीकी विकास के द्योतक हैं। इन हथियारों के परिप्रेक्ष्य में आज राष्ट्रों की सैनिक शक्ति का स्वरूप बदल गया है। प्रौद्योगिकी का किसी राष्ट्र की को सैनिक शक्ति बनाने और इस प्रकार युद्ध का रूप बदल डालने में महत्वपूर्ण योग होता है। तकनीकी के कारण अब राष्ट्रों की सैनिक शक्ति में परिवर्तन इतनी तीव्र गति से होने लगे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अस्थिर सी नजर आती है। संक्षेप में तकनीकी और प्रौद्योगिकी विकास के संदर्भ में देखने से पता चलता है कि आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं संबंधों की प्रक्रिया इतनी अधिक गतिशील है जितनी पहले कभी नहीं रही। पांचवा बिंदु है परमाणु शक्ति और शांति के लिए बढ़ती हुई चिंता। परमाणु शक्ति के आविष्कार ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सर्वथा अपरिचित समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं। परमाणु शक्ति के सर्वनाश करने की सामर्थ्य को देखते हुए मैक्स लर्नर ने आज के युग को अति मारकता का युग, द एज ऑफ ओवरकिल कहा है। अर्थात अमेरिका और रूस दोनों में अलग अलग रूप से इतनी क्षमता है कि वे अपनी आणविक शक्ति से संपूर्ण संसार का कई बार सर्वनाश कर सकते हैं। आज यह भय छाया हुआ है कि कभी भी कोई आकस्मिक घटना सर्वनाशकारी परमाणु युद्ध की चिंगारी भड़का सकती है। इसी कारण अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध के शोधार्थी शांति के लिए चिंतित लगते हैं और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति आंदोलन की गति में वृद्धि हुई है। अब विदेश नीति के सब निर्णयों की पृष्ठभूमि में शांति का ध्यान रखना जरूरी माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का आज सबसे महत्वपूर्ण ध्येय यही माना जाता है कि युद्ध से कैसे बचें और शांति कैसे कायम रखें। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बढ़ता हुआ महत्व। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्वरूप पर प्रभाव डालने वाला एक प्रक्रम माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सबसे बड़ी चिंता शांति की खोज है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन शांति तक पहुंचने की का संस्थात्मक साधन है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अस्तित्व से राष्ट्रों के आचरण की स्वतंत्रता पर गंभीर अंकुश लगने की संभावनाएं बढ़ी हैं। युद्ध और शांति के मामलों में राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्देशों का पालन करना होता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के कायम होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। सातवां बिंदु है हमारा, गैर राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का बढ़ता वर्चस्व। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अनेक गैर राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रभावी भूमिका अदा कर रहे हैं। इस वर्ग में भिन्न भिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन और समूह आते हैं जिनके प्रभाव क्षेत्र और जिनकी कार्य प्रणाली ने परंपरागत राष्ट्र राज्य के कार्य क्षेत्रों में न केवल प्रवेश किया है वरन कुछ अर्थों में राज्यों की सार्वभौमिकता और उनकी विदेश नीति को गहन रूप से प्रभावित किया है। इस वर्ग में विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, G8, G15 आदि को रखा जा सकता है।
आठवां और अंतिम बिंदु है इस टॉपिक का आज व्यापार और वाणिज्य। आजकल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में व्यापार और वाणिज्य का तत्व महत्वपूर्ण होता जा रहा है। अधिकांश राष्ट्र व्यापार और वाणिज्य के परिप्रेक्ष्य में विदेश नीति संबंधी निर्णय लेने लगते हैं। अमेरिका ने चीन में अपार व्यापारिक हितों को देखते हुए सन 1971 में राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए। मध्य पूर्व के तेल भंडारों को देखते हुए अधिकांश देश अरब इजराइल संघर्ष में अरबों का पक्ष लेते रहे हैं। धन्यवाद।